नमस्कार मित्रों, अडाना एजुकेशन एकेडमी आसिन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं भगत सिंह आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं आपको जनरल हिंदी पढ़ा रहा था। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे। कुछ वीडियो हमने वर्ण विचार के ऊपर, स्वर आदि के ऊपर विचार व्यक्त कर लिया था और आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और इससे पहले हम कुछ बातें इसमें एक बार देख लेते हैं। बार बार एग्जाम में जो पूछा जाता है वह वर्णों की संख्या के बारे में कि वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपको ये याद रखना है, जो मैं अभी बता रहा हूं उसे अच्छी तरह से याद रखना है कि वर्णों की संख्या कितनी है। यदि आपको पूछा जाए स्वर कितने हैं तो स्वरों की संख्या है 11 है। स्वरों की संख्या है अपने 11 है और इसमें आपको अयोगवाह को नहीं जोड़ना है। केवल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो मूल स्वरों की संख्या 11 है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। व्यंजनों की जो संख्या पूछी जाए वह व्यंजनों की संख्या 33 है, यानी क से लेकर मैं तक, जो कि अपने स्पर्शी व्यंजन है। और अंतस्थ में अपने जो य, र, ल, व और उसमें व्यंजन श, श, से और है। इस प्रकार ये अपने व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसमें क से मैं तक अपने 25 हैं और 4 अपने यर लव अर्थात अंतस्थ व्यंजन है और 4 अपने पुष्पीय व्यंजन है। इस प्रकार यहाँ व्यंजनों की संख्या हो गई 33। यदि आपसे ये पूछा जाए कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है, अगर ये पूछा जाए मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या ये अगर पूछी जाए तो मूल वर्णों की संख्या होगी अपने 11 तो है स्वर और 33 है अपने व्यंजन, जो कि अभी हमने देखे हैं। इस प्रकार मूल व्यंजनों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या 44 हो गई है। तो एक तो याद रखनी है, एक तो आपको ये याद रखना है, अगर मूल वर्णों की संख्या पूछे तो 44 हो चुकी है। अब इसके बाद अगर हिंदी में अगर पूछे, हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की अगर संख्या पूछे तो वह होती है 52। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। अब देख लीजिए वो 52 कौन कौन से हैं, तो आपको अच्छी तरह से अभी तो हमने देख लिया 44 तो आपको समझ में आ गया है कि 44 क्या है, मूल वर्णों की संख्या। मूल वर्णों की संख्या तो हो गई अपने 44। इसके बाद आपको 2 याद रखना है, वह है अयोगवाह, यानी अयोगवाहों की संख्या होती है 2। एक तो अनुस्वार और एक है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग 2 अपने अयोगवाह है, ये 2 यहां मैंने लिख दिए हैं। इसके बाद आपको याद रखना 4 होते हैं संयुक्ताक्षर, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 हो गए अपने संयुक्ताक्षर। और 2 आपको याद रखने हैं ताड़न जात, ये 2 जो अपने हैं ताड़न जात। इस प्रकार आपके यहां हिंदी में वर्णों की संख्या 52 हो रही है। यदि हिंदी में वर्णों की अगर संख्या पूछे तो वह है अपने 52। मूल वर्णों की संख्या पूछे 44, हिंदी में वर्णों की संख्या पूछे 52। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि मानक हिंदी में वर्णों की संख्या, मानक हिंदी या मानक शब्दावली से संबंधित अगर वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको बताना है 56। कितने होते हैं? 56। जो 52 तो अपने ये यहां तक हिंदी में वर्णों की संख्या तक हो ही रहे हैं और 4 अपने विदेशी वर्ण आते हैं, जिसमें एक तो आगे अपना अ, ख, ज और फ। इस प्रकार ये हो गए 4। तो ये 4 और जोड़ने पर ये होते अपने 56। अर्थात मानक हिंदी में वर्णों की संख्या 56 हो चुकी है। अगर आपसे पूछे मूल स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या पूछे 33, मूल वर्णों की संख्या पूछे 44, अयोगवाह की संख्या पूछे वह 2 होती है, एक तो होता अनुस्वार, दूसरा होता विसर्ग। संयुक्ताक्षर की संख्या पूछे तो वो तो 4 होती है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ताड़न जात की संख्या पूछे तो वह होती है 2, ड और ढ।
विदेशी वर्ण की संख्या पूछे तो वो होती है 4 होती है, और इस प्रकार अगर मानक हिंदी में वर्णों की संख्या पूछे तो 56 होती है। तो मेरे हिसाब से आपने अच्छी तरह से ये देख चुके हैं और आपको याद हो गए होंगे। ये अपने व्यंजन लिखे हुए हैं। पहला तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें क, ख, ग, क, अंग, च, छ, ज, ज, या, क से लेकर मैं तक इनकी संख्या हो गई है 25। के से लेकर मैं तक इनकी संख्या हो गई 25। और ये जो 25 है इनको वर्ग में होने के कारण इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और हाँ, ये जितने भी के से लेकर मैं तक अपने 25 व्यंजन है, ये जब प्राणवायु मुख से बाहर निकलती है इनको उच्चारण करते समय, तब अपने जो प्राणवायु मुख के किसी न किसी अवयव से स्पर्श जरूर करती है, इस वजह से इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या अपने 25 है। तो ये वर्गीय व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद में जैसे ये लिख रखा 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो 1 है ये क वर्ग का पहला, क वर्ग का दूसरा, क वर्ग का तीसरा, क वर्ग का चौथा और क वर्ग का पांचवा। अगर आपसे पूछा जाए कि च वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है तो ज होगा। अगर आपसे पूछा जाए ट वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा, ढ होगा। और अगर आपसे पूछा जाए त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है तो द होगा। तो इस प्रकार ये संख्या यहाँ लिखी हुई है, तो इसका आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। वैसे एग्जाम इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जानकारी मैं समझ तो यहाँ दे रहा हूँ। तो ये 25 तो अपने हो गए स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। फिर इसके बाद य, र, ल और व, ये कहलाते हैं अंतस्थ, ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये और इनकी संख्या होती है 4। और जबकि श, श, स और है, ये 4 अपने जो होते हैं ये 4 कहलाते हैं ऊष्मीय व्यंजन। इस प्रकार व्यंजनों की कुल संख्या होती है अपने 33। 25 तो अपने वर्गीय व्यंजन, 4 अपने है इसमें आपके अभी जो मैंने बात कही ही है अंतस्थ व्यंजन, और 4 है ऊष्मीय व्यंजन। इस प्रकार व्यंजनों की संख्या हो गई 33। तो ये अपने सामान्य परिचय था व्यंजन की संख्या पर। अब आगे हम इसी के साथ अब आगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। जो अपने व्यंजन हैं य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जबकि श, श, स और है, ये अपने ऊष्मीय व्यंजन है। इस प्रकार व्यंजनों की संख्या 33 हो चुकी है। अब हम व्यंजन का वर्गीकरण देखते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण जिस प्रकार हमने स्वरों का जो वर्गीकरण किया था उसके विभिन्न आधार लिए थे, उसी प्रकार हम व्यंजन का जो वर्गीकरण करेंगे वो विभिन्न आधार पर करेंगे। तो पहला है अध्ययन हेतु, यानी अध्ययन हेतु किस प्रकार व्यंजन का वर्गीकरण किया जाता है। अध्ययन के आधार पर जो हम पढ़ते हैं सामान्य रूप से, उसमें व्यंजन के जो वर्गीकरण है वो 3 आधार से होता है। यानी व्यंजन का उस समय वर्गीकरण की संख्या वो आधार है 3, और 3 तो ये हो गए। और दूसरा जो है कंपन के आधार पर, यानी कि जो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो कंपन के आधार पर जो व्यंजन का वर्गीकरण किया जाता है वो वर्गीकरण की संख्या है 2। और प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का जब वर्गीकरण किया गया तो उनके भी आधार पर वर्गीकरण के 2 रखे हैं। और उसी प्रकार उच्चारण के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया गया है उनकी संख्या है अपने 8। और उच्चारण स्थल के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाता है तो इनकी संख्या होती है 5। तो इस प्रकार इनका वर्गीकरण किया गया है। और क्रमानुसार अब हम इनके व्यंजन का वर्गीकरण का आधार जो अभी हमने देखा है, इन आधार पे कौन कौन से इनके वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं वो अब इस आधार पे हम पढ़ेंगे और देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम आधार देखते हैं अध्ययन हेतु। अध्ययन हेतु इन जो हमारे व्यंजन है इनका वर्गीकरण 3 भागों में कर रखा है। पहला तो कहलाता है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्मीय व्यंजन, जो अभी थोड़ी देर बाद में इनके ऊपर हमने चर्चा की थी। स्पर्शी व्यंजन जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है,
इनकी संख्या होती है 25 और अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या होती है 4 और ऊष्मीय व्यंजन की संख्या होती है 4। इस प्रकार व्यंजनों की कुल संख्या होगी अपने 33। तो अब देखिए आप के से लेकर म तक ये जो 25 है, इन 25 को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। के से लेकर म तक ये जो अपने व्यंजन है इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। और इनका एक नाम और है, वह है वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये वर्गों में बटे हुए होते हैं। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है, वो है य, र, ल और व। य, र, ल, व, य, र, ल और व, इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब इसके बाद अब जो ऊष्मीय व्यंजन है इनकी संख्या भी 4 होती है, वह है श, से और है। और इस प्रकार ये अपने यहाँ व्यंजन की संख्या हो गई 33। यानी इनको य, र, ल, व, से ये अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्मीय व्यंजन है और ये वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन है। इस प्रकार पहला हमारा आधार हुआ अध्ययन हेतु इनकी संख्या। चलो दोस्तों, तो अब अपना दूसरा आधार लिया है कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। उसके दो भाग हैं, पहला तो अघोष और दूसरा है सघोष। चलो अब सबसे पहले ये देख लेते हैं हम कि अघोष क्या है और सघोष क्या है। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो प्राण वायु अंदर से बाहर निकलती है, तो यह प्राण वायु हमारे जो कंठ है, जो हमारा कंठ है, कंठ के पास में यहाँ पर छोटी छोटी स्वर तंत्रियां होती है। यहाँ हमारे यहाँ पर छोटी छोटी स्वर तंत्रियां होती है। जब प्राण वायु फेफड़े से होकर ये कंठ के माध्यम से जब बाहर निकलती है, तब ये कुछ समय तो ये जो स्वर तंत्रियां हैं सिकुड़ जाती है और कुछ समय ये नहीं सिकुड़ती है। जब ये सिकुड़ जाती है तो ये जो प्राणवायु जब बाहर निकलती है तो इन स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो जाता है। यानी ये स्वर तंत्रियां कंपित हो जाती है या घोषित हो जाती है, या इसमें नाद उत्पन्न हो जाता है। तो आपको एक तो शब्द याद रखना है घोष, दूसरा याद रखना आपको नाद, और तीसरा है कंपन। जब ये यहाँ से प्राणवायु बाहर निकलती है तो ये हमारे जो कंठ है, कंठ के आसपास जो स्वर तंत्रियां पाई जाती है, ये स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो जाता है। और इस जो कंपन उत्पन्न होता है उसी के आधार पर इन व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया, इन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो अघोष, दूसरा है सघोष। जब कंपन होता है अर्थात अगर मैं सघोष का संधि विच्छेद करूं, घोष का अर्थ है कंपन होना, अगर इन तीनों का अर्थ हम लेते एक है, ये होता है कंपन होना। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स प्लस घोष से, जहां जिन शब्दों के साथ में से उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ होता है के साथ। क्या हो जाता है? के साथ, यानी कंपन के साथ। ये अर्थात जिन व्यंजन के उच्चारण करते समय कंपन होता है उनको कहते हैं सघोष, और जिनका उच्चारण करते समय कंपन नहीं होता है वह कहलाता है अघोष। तो ये दो अपने प्रकार हो चुके हैं। तो ये तो हो गया अपने सामान्य रूप से दो प्रकार। पहला तो हो गया अपना अघोष और दूसरा है अपना सघोष। अब इनकी संख्या देख लेते हैं कि अपने जो ये व्यंजन है, और कुछ हम यहाँ पे स्वर भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से व्यंजन और स्वर अघोष है और कौन कौन से सघोष है। तो आपको याद रखना ही है कि अघोष वर्णों की संख्या 13 है, यानी इनकी संख्या होती है 13 होती है। वो कौन कौन से हैं? तो जो वर्ग का पहला दूसरा, अर्थात ये जो हमारा चार्ट बना हुआ है इसमें वर्ग का पहला यानी 1 और ये 2, जो क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये वर्ग का पहला और ये वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो ये सभी इनकी संख्या होगी 10, यानी 10 तो हमारे वर्गीय हो गए, 10 तो हो गए इसमें वर्गीय व्यंजन। और 3 है अपने ऊष्मीय व्यंजन, है को छोड़कर शेष तीनों जो श और से है ये अघोष में आते हैं। इस प्रकार अघोष की संख्या हो गई 13। शेष जो बचे हुए हैं अर्थात जो हमारे 44
वर्ण है इनमें से 13 को छोड़कर, यानी अर्थात हम अगर कहें 31, ये जो 31 संख्या है वह हमारे सघोष वर्णों की है। अब सघोष वर्ण कौन कौन से हैं, शेष बचे देख लो। अगर पहला और दूसरा अपना अघोष हो चुका है तो तीसरा, चौथा और पांचवा अर्थात ग ग अंग, ज ज या, ड ढ ण, द ध न, ब ब म, य र ल व और है। इस प्रकार ये संख्या अपनी होती है। देखिए वर्गों की संख्या होगी 15, ये र ल व है, ये हो गए अपने 5 और सब ये हो गए अपने 20 और 11 अपने जो स्वर है वो सभी स्वर सघोष होते हैं। इस प्रकार अपनी इनकी संख्या हो गई 31। याद रखना है सभी स्वर अच्छी तरह से याद रखना है, सभी स्वर सघोष होते हैं। इस प्रकार अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है, अगर सघोष व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो आपको संख्या बतानी है 20। और अगर आपसे कहा जाए सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो सघोष वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो इनकी संख्या होती है 31। और अगर केवल आपसे व्यंजन पूछा जाए तो आपको बताना है 20। तो ये अच्छी तरह से आपको याद रखना है। और अघोष व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 13 है, और अघोष वर्णों की भी संख्या पूछी जाए तो भी है, इनकी संख्या 13 होती है। तीसरा अपना आधार है प्राण वायु के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण का आधार लिया हमने प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है, जो वर्णों का वर्गीकरण है, वो दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अब देख एक बात हम यह देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जब प्राण वायु के आधार पर किस प्रकार इनका वर्गीकरण किया गया है। जब हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जब वो अंदर से जो हवा निकलती है, जो प्राण वायु निकलती है, उसकी मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण कर रखा है। मात्रा के आधार पर, अर्थात अगर प्राण या वायु की मात्रा यदि अल्प हो अर्थात कम हो, यदि कम मात्रा में अगर अंदर से हवा बाहर निकले तो वह अल्प प्राण है। और यदि अर्थात यहाँ पे ज्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में जो हवा बाहर निकलती है उनको महाप्राण कहा गया है। अब आप मेरे साथ एक उच्चारण करके देख लीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वर्ग का पहला, तो वर्ग का पहला यहाँ पे मैंने लिखा क, एक तो हमें उच्चारण करना है के का, और अब यहाँ पे जैसे वर्ग का लिख रखा है दूसरा दो, तो यहाँ ले रहा हूं मैं ख। अब आपको यहाँ एक तो खे का उच्चारण करना है, एक उच्चारण करना है के का। अब जैसे कि आप एक हाथ यहाँ रख के जैसे उच्चारण करते हैं क, और दूसरा उच्चारण करता है ख। अब क और ख, अब जो के का हम जो उच्चारण कर रहे हैं तो हवा अंदर से हवा प्राण वायु निकल रही है, उसकी मात्रा कम है, जबकि हम ख का उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु की जो मात्रा है वो अधिक है। इस आधार पर इनको अल्प प्राण और महाप्राण दो भागों में बांटा गया है। तो प्राण वायु के आधार पर इसमें दो भाग हैं, एक तो अल्प प्राण है, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण के आधार पर इनकी संख्या 31 है और महाप्राण के आधार पर इनकी संख्या है 14 है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि जो अल्प प्राण के आधार पर कौन कौन से आते हैं वो एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। तो एक तो आपको याद रखना है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ग का पहला अर्थात वर्ग का ये पहले जो भी ये जो अपने क च त त प, जो वर्ग का पहला, इसके बाद वर्ग का तीसरा ग ज ड द ब, और वर्ग का पांचवा अंग या ण न और मैं। इस प्रकार ये जो अपने 15 हैं, ये 15 जो वर्ग की संख्या, वर्ग के आधार पर जो 15 तो हो गए अपने अल्प प्राण में वर्गीय व्यंजन। और इसके बाद जितने भी चारों अपने जो अंतस्थ हैं, ये चारों जो अंतस्थ हैं, ये अंतस्थ चारों अंतस्थ अपने अल्प प्राण होते हैं। तो इस प्रकार इनकी संख्या हो गई अपने 15 तो हो गई अपने वर्गीय व्यंजन, और 4 हो गए अपने 4 है अपने यहाँ पर अंतस्थ, तो ये 4 हो गए। और जितने भी सभी स्वर हैं इनकी संख्या 19, तो ये होगी सभी स्वर, सभी या अच्छी तरह से याद रखना है सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, तो इनकी संख्या होगी अपने यहाँ पर 30। और दो अपने जो होते हैं ताड़न जात, जो ताड़न जात है जिसमें एक तो है ताड़न जात अपना ड, एक है ड, जो ये वाला तो महाप्राण है और ये वाला है अपना अल्प प्राण। तो ये अल्प प्राण है और ये वाला अपने है यहाँ पे महाप्राण। तो इस प्रकार यहाँ अल्प प्राण की संख्या होगी अपने 31 और जबकि महाप्राण की संख्या होगी अपने
15। अब ये महाप्राण कौन कौन से हैं? वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी वर्ग का दूसरे में ख, छ, ढ, थ और फ, और जबकि वर्ग का चौथा में ध, ज, ढ, ध और ब। इस प्रकार इनकी संख्या हो गई। यहाँ पर वर्गीय व्यंजनों की संख्या तो होगी अपने 10, और उस जो उसमें व्यंजन है इनकी संख्या अपने पास है 4, और एक अपने उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसी प्रकार तो यहाँ पर ये अपने महाप्राण की कुल संख्या हो गई 15 है, यानी तो ये अपने है प्राण वायु के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। अपना चौथा आधार है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजन का जो वर्गीकरण किया गया है उनकी संख्या है 8, यानी 8 आधार पर उच्चारण के आधार पर किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है संघर्षी, तीसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चौथा है नासिक्य व्यंजन, पांचवा है संघर्षहीन व्यंजन, छठा है प्रकंपित व्यंजन, सातवां है पार्श्विक व्यंजन, आठवां है ताड़नजात व्यंजन। इस प्रकार उच्चारण के आधार पर इनको 8 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 16 होती है। अब यहाँ देखिए इनकी संख्या 16 में कौन कौन से आते हैं, तो अच्छी तरह से याद रखना है। एक तो आपका जो के वर्ग है, के वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी के वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा, और ट वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा, ते वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा, पे वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा। ये जो अपने 16 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये जो 16 हैं ये अपने स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अब याद रखने के ये रखना है, एक तो अपना के वर्ग, इसके बाद अपना ट वर्ग, ते वर्ग के बाद में ते वर्ग और पे वर्ग। इनके प्रारंभ के 4 वर्ण, यानी पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा, क ट त प, जो 4 वर्ग हैं उनके जो प्रारंभ के 4 अर्थात 4 × 4, तो ये 4 × 4 अपने 16 हो गए, यानी इनकी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 16 है। वो कौन कौन से है? क ट त प, यानी के वर्ग के प्रारंभ के 4, टे वर्ग के प्रारंभ के 4, ते वर्ग के प्रारंभ के 4 और पे वर्ग के प्रारंभ के 4। इस प्रकार यहाँ पर स्पर्श व्यंजन की संख्या होगी। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, अंदर से प्राण वायु निकलती है, वो मुखव्यय के कहीं न कहीं टकरा कर निकलती है, स्पर्श करके निकलती है, इस वजह से इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, और इनकी संख्या है अपनी 16 है। इसके बाद अपना अगला वाला जो है वह है संघर्षी। जब संघर्षी व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जब अंदर से जो प्राण वायु निकल रही है वो संघर्ष करके निकलती है, उनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और अपने जितने भी 4 अपने ऊष्मीय व्यंजन है, श, श, स और है, इन सभी को संघर्षी कहा जाता है, क्योंकि ये संघर्ष करके मुख्यावय से कहीं के संघर्ष करके बाहर निकलते हैं। श, श, स और है, ये चारों वर्ण संघर्षी है। तो ये पहला हमने देखा स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या 16 है। दूसरा अभी देखा हमने संघर्षी, इनकी संख्या श, श, स और है, ये अर्थात जो हमारे चारों ऊष्मीय व्यंजन है वो सभी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब तीसरा जो प्रकार है, पहला प्रकार हमने देख लिया, दूसरा देख लिया, और तीसरा प्रकार अपना है स्पर्श और संघर्षी। कुछ वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो वह स्पर्श भी करते हैं और संघर्ष करके भी निकलते हैं, तो उनको वर्णों को स्पर्श और संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और ये होती, इनकी संख्या है अपने 4। वो 4 कौन कौन से हैं? वह है चे वर्ग के प्रारंभ के 4, जो चे वर्ग है इसके प्रारंभ के 4, च, छ, ज, ज, ये 1 2 3 4, ये जो 4 है इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। यानी उच्चारण के आधार पर जो तीसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो अंदर से निकलने वाली जो प्राण वायु है स्पर्श भी करती है और संघर्ष करके बाहर निकलती है। इस आधार पर इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, यानी चे वर्ग के प्रारंभ के जो 4 वर्ण है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार अपना तीसरा हो गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब आते हैं नंबर 4 पे, चौथा है अपना नासिक्य। नासिक्य व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जब वर्णों का जब उच्चारण करते हैं
तो वो जब व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो अधिकांश हवा जो प्राणवायु है नाक से निकलती है और कुछ प्राणवायु मुख से निकलती है, यानी नाक से भी निकलती है और मुख से भी निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो प्राणवायु है नाक से भी निकलती है और मुख से भी निकलती है। नाक और मुख से निकलने वाले जितने भी अपने व्यंजन है उन व्यंजनों को नासिकीय व्यंजन कहा जाता है। और जो नासिकीय व्यंजन है इनकी संख्या है 5, यानी इनकी संख्या कितनी होगी? 5 होगी। और 5 कौन कौन से हैं? जो वर्ग का जो 5वां है, वर्ग का जो 5वां व्यंजन है वो व्यंजन नासिकीय व्यंजन कहलाता है। कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये जो पांचों है ये पांचों अपने नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। तो ये अपने 5 हो गए नासिकीय व्यंजन। अब इसके बाद ये चौथा तो अपना हो गया नासिकीय व्यंजन और 5वां है संघर्षहीन। कुछ अपने व्यंजन ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय बिल्कुल भी संघर्ष नहीं होता है। अगर ये है ना तो ये इनको स्वर कहा जाता है, न इनको व्यंजन कहा जा सकता है। इन दोनों ये जो संघर्षहीन है इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और ये जो अर्ध स्वर है इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और जो अर्ध स्वर है इनकी संख्या है 2, यानी कि जब ये बाहर निकलती है प्राणवायु, जो बाहर निकलती है वो प्राणवायु बिना संघर्ष किए ही बाहर निकल जाती है, तब इनका उच्चारण होता है। इनकी संख्या 2 है, यह और वह, इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है और उनकी संख्या कितनी है? 2। तो ये हो गए अपने 5वां संघर्षहीन। संघर्षहीन जो अपना व्यंजन है इनकी संख्या 2 है। अब इसके बाद 5 के बाद छठा हम देख रहे हैं प्रकंपित। प्रकंपित वर्ण की संख्या जो व्यंजन है उनकी संख्या 1, वह है र। कौन सा है? र। जो प्रकंपित व्यंजन वह व्यंजन है जब वर्णों का जब उच्चारण कर रहे होते हैं तो जीभ के पास में जो प्राणवायु बाहर निकलती है, जीभ के पास से जो प्राणवायु बाहर निकलती है वो रगड़ खा के निकलती है, कंपन होकर निकलती है। रगड़ कर निकलने के कारण इनको प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। ये रगड़ खाकर निकलने के कारण प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या 1 है, वो है केवल र। इसके बाद है पार्श्विक। अगला 7वां है अपना पार्श्विक। जो पार्श्विक व्यंजन है इनकी संख्या 1 है। हम जब ले का उच्चारण कर रहे होते हैं तो जिसे हम ल बोलते हैं तो हमारे जीभ का जो अग्रभाग है वो तालु से छूता है और शेष भाग से दोनों ओर जो अग्रभाग है, जीभ का अग्रभाग है वो तालु से छूता है और जीभ के जो शेष भाग है उसके बगल से हवा निकल जाती है। यानी पार्श्व का जो यहाँ शब्द लिखा हुआ है पार्श्व, पार्श्विक में जो मूल शब्द है पार्श्व, इसका अर्थ होता है बगल या इसका अर्थ होता है बगल या किनारा। जो ये अपने पार्श्व शब्द है इसका अर्थ है बगल या किनारा। जब प्राणवायु लेकर जब उच्चारण कर रहे होते हैं तब जीभ का अग्रभाग ऊपर उठकर तालु से टकराता है और तालु से टकराने के कारण उसके जो आसपास जो जीभ के शेष भाग बचा है उसके पास से होकर प्राणवायु बाहर निकल जाती है। तो ये बगल में प्राणवायु निकलने के कारण इसको पार्श्विक व्यंजन कहा गया है। इसकी संख्या 1 है और वो है ल। अब इसके बाद अपना 8वां है ताड़नजात। 8वां है ताड़नजात। ताड़नजात स्वर का ये ताड़नजात जो स्वर है इन जो ताड़नजात जो व्यंजन है उनका उच्चारण करते समय हमें यहाँ पर पहले जैसे ये लिखा हुआ है ड और ये लिखा हुआ है अपना ध। अब जैसे यहाँ पर ये नुक्ता लगता है, ये नुक्ता लगने से अब इसका जब उच्चारण करेंगे तो इसे पहले हम ए बोलेंगे और फिर बोलेंगे हम इसे डे को अड़। यह फिर जैसे ये है, अब इसका उच्चारण इस प्रकार होगा। तो अब जब इनका उच्चारण तो इसका उच्चारण तो इस प्रकार होगा और इसका उच्चारण इस प्रकार होगा। अब इसे डे ने बोल के अब इसे हम जैसे ये लिखा हुआ है डे, अब इसे जब इसका उच्चारण किया जाता है तो ए पहले बोलकर जैसे अड़े और इसका बोलेंगे अड़े अड़े और अड़े अड़े और अड़े। अर्थात इनका जो उच्चारण किया जाता है ताड़नजात का इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। फेंक कर बोलने के कारण इनको जब इन ताड़नजात व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जीभ को बाहर फेंका जाता है, इसी वजह से इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, एक तो अड़ है एक ढ है, ये इनकी संख्या 2 है। इस प्रकार अपने उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 8 हो गई है। ये 8 हम पढ़ चुके हैं। हमारा 5वां वर्गीकरण है उच्चारण स्थल के आधार पर। उच्चारण स्थल के आधार पर
जो वर्गीकरण है उनको देखने से पहले हम ये एक डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम के इस चित्र के माध्यम से हम ये देख लेंगे उच्चारण स्थल कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, जब हमारे मन में किसी मानव के हृदय में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, तो जब विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों का जो वो अपने भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करता है। तो यहाँ से जब ये फेफड़े हैं, इन फेफड़ों में से जो प्राणवायु है वो बाहर निकलती है। जब ये प्राणवायु जब बाहर निकलती है, ये प्राणवायु जो सबसे पहले जहां पर होकर गुजरती है, सबसे पहले जहां से होकर ये गुजरती है, तो इससे गुजरने वाले भाग को कहते हैं कंठ। यानी पहला कौन सा है अपना? कंठ। फिर इसके बाद जैसे ऊपर उठती है, तो इसके बाद में जैसे बाहर निकलती है, यहाँ से प्राणवायु बाहर निकल रही है, तो इसके बाद जो अगला वाला जो पार्ट आएगा, जो भाग आएगा वह कहलाता है काकल। यानी दूसरा भाग कौन सा है अपना? काकल। काकल से लेकर यहाँ तक, काकल से लेकर यहाँ तक जो तीसरा भाग आएगा वह अपना होगा तालु। कौन सा हो जाएगा? तालु। अब तालु से लेकर जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो मुख है, मुख के जो आगे वाला हिस्सा है, होठ के पास में यहाँ होते हैं, दोनों तरफ क्या होते हैं? दांत होते हैं। ये भाग हो गया दंत, ये हो गया दंत। दंत से थोड़ा सा ऊपर जैसे देखते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक दंत के जो मूल जड़ें होती हैं, जिसे बोलते हैं मसूड़े, जो मसूड़े जो है इनको बोलते हैं मुर्दा। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कहलाएगा मुर्दा। यानी कि जो मुख के भाग हो गए। देखिए, अब आप इसे ध्यान से देखिए, और ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है गए ओष्ठ। ये हम अच्छी तरह से देखिए, पहला वाला भाग हो गया यहाँ पर, जब ये फेफड़े से जब प्राणवायु बाहर निकलती है, जब किसी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, और जो वर्ण का जो उच्चारण करते हैं, जो फेफड़े से जब प्राणवायु बाहर निकलती है, तो पहला वाले जो भाग से ऊपर जो गुजरने वाली जो भाग है उसका नाम है कंठ। फिर उसके बाद देखिए ये काकल, काकल और जो हमारा मसूड़ा है, इसके बीच वाले भाग को, जो ये वाला बीच वाला जो ये भाग है, इस भाग को बोलते हैं तालु। तालु के बाद में आगे है मुर्दा, मुर्दा के बाद हमारे यहाँ पे है दंत, दंत के बाद है ओष्ठ। अब इनके देख लीजिए, मैं क्रमवार लिख रहा हूँ। यहाँ पर पहला भाग तो हमने लिखा है कंठ, पहला कौन सा आया था अपना? कंठ। इसके बाद दूसरा आया अपना यहाँ पर तालु, ये पहला है। दूसरा है अपना यहाँ तालु, दूसरा कौन सा है? तालु। और तीसरा कौन सा? देखिए, ये तीसरा अपना यहाँ आया है मुर्दा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार नोट कर लो आप। तीसरा लिख रहा हूँ मुर्दा, चौथा लिख रहा हूँ दंत। चौथा स्थान कौन सा है अपने यहाँ पर? चौथा स्थान है दंत। देखिए, चौथा स्थान आ गया दंत। पांचवा स्थान है ओष्ठ, पांचवा स्थान है आपका ओष्ठ। देखिए, पहला कंठ है, दूसरा तालु है, तीसरा मुर्दा है जिससे हम मसूड़े भी कहते हैं, चौथा अपना दंत है, और पांचवा है ओष्ठ। अब ये देखिए, जैसे कंठ है, कंठ जब प्राणवायु बाहर निकलती है, तो ये जो उच्चारण स्थल है, वहां से जब ये प्राणवायु टकराकर संघर्ष करके जहां से होकर निकलती है, तो पहला स्थान हमारा कंठ आया है। अगर यहाँ से उच्चारित होने वाले जितने भी अपने व्यंजन हैं, उनको कंठीय व्यंजन कहा जाता है। उन व्यंजन को कंठीय व्यंजन कहा जाता है। और जब प्राणवायु बाहर निकलती है, कंठ से ना टकरा कर, कंठ से संघर्ष ना करके सीधी यह तालु से संघर्ष करती है, तो वह कहलाता है तालव्य। कौन से कहलाएंगे? तालव्य। यह दूसरा जो अपना स्थान तो हो गया तालु, और उन व्यंजनों को क्या कहेंगे? तालव्य व्यंजन। और जब यह प्राणवायु मूर्धा से टकराई, मसूड़े से टकराती है, तो उनको मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धन्य। और जब ये दंत से टकराती है तो कहलाएंगे दंतीय। और जब ये ओष्ठ से जब प्राणवायु टकराती है, उन वर्णों का जो उच्चारण होता है, तब ये कहलाएंगे ओष्ठ्य। तो इस प्रकार ये अपने हो गए इन व्यंजनों के नाम। पहला हो गया कंठ्य, दूसरा हो गया तालव्य, तीसरा हो गया मूर्धन्य, चौथा हो गया दंत्य, पांचवा हो गया ओष्ठ्य। ये पांच इसमें अपने प्रकार है, यानी कि इनका उच्चारण स्थल के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, वो है अपने पांच। कितने प्रकार के कर कहा है? अपने पांच। पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मुर्दा, चौथा है दंत, पांचवा है ओष्ठ। ये आपको अच्छी तरह से आपको याद हो गए होंगे। तो पहला तो ये अपने एक सारणी यहाँ बना ली है। अब अगली जो अपने चित्र के माध्यम से ये हमने नामकरण कर लिया है, यानी कि जब यह फेफड़े से जब हवा बाहर निकलती है, ये हवा जो पहला वाला भाग है, इसे नाम दिया हमने कंठ। दूसरा वाला भाग है, इसका नाम तालु है। तीसरा वाला जो भाग है, इसमें मुर्दा है। चौथा भाग है दंत है, और पांचवा है ओष्ठ।
अब हम आगे इसकी एक सारणीबद्ध तरीके से इनके जो वर्गीकरण कौन कौन से इसमें व्यंजन आते हैं इनको एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब ये आपको मेरे हिसाब से सारणी समझ में आ गई होगी और मैं इनको यहाँ पे वापस आपके सामने एक सारणी बनाता हूँ। अपना जो 5वां आधार चला था उच्चारण स्थल के आधार पर, इस आधार पे अब हम यहाँ पे एक सारणी बनाएंगे और सारणी बनाकर हम इनको एक बार अच्छी तरह से देखेंगे। अब देखिए पहला ये क्रम संख्या, दूसरा यह वर्ण, वर्ण में व्यंजन या स्वर यहाँ लिखे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम उच्चारण स्थल कौन सा है और ये उससे उच्चारण स्थल के आधार पर जो यहाँ पे हम इसका नामकरण करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्रम संख्या 1 लगाते हैं। अब क्रम संख्या 1 के आधार पर क्या होगा ये आपको याद रखना काफी इजी है। जिस प्रकार देखो ये पहले लिखता हूं मैं उच्चारण स्थल के आधार पर, पहला कौन सा आया था अपना उच्चारण स्थल ये आया था और ये है कंठ। तो यहाँ पर उच्चारण स्थल का नाम मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे कंठ। तो पहला हो गया अपने यहाँ पे उच्चारण स्थल कौन सा है कंठ। अब कंठ से उच्चारित होने वाले कौन कौन से हैं वो आप अच्छी तरह से देखो। तो देखिए जैसे ये अपने यहाँ पे लिखे हुए स्वर लिखे हुए, इन स्वर में एक तो जैसे अ और आ, ये जो जोड़ा है ये जोड़ा हम यहाँ लिख देते हैं अ और दूसरा है आ, ये जोड़ा अपना हो गया किस में आ जाएगा ये कंठीय स्वर में आ जाएगा। अब आगे देखिए ये कंठीय स्वर हो गया। अब इसके बाद जी अपना क वर्ग है, ये क वर्ग है, पहले बार सबसे पहले कौन सा आ रहा है क वर्ग, तो ये क वर्ग भी इसमें आ चुका है, क वर्ग भी इसमें आ चुका अ आ और क वर्ग। इसके साथ में आपको एक और याद रखना है जो अपने अयोगवाह है, जो अयोगवाह है उसमें जो अ है ये वाला अ विसर्ग, यानी ये जो विसर्ग है और ये विसर्ग किस में जाएगा अपने, ये विसर्ग भी अपना होता है कंठ में। कंठ के स्थान से उच्चारण होने के कारण इनका नामकरण किया गया कंठ है, इनका नाम है कंठ है। तो ये पहला हो गया। अब याद रखना काफी आसान है, यानी पहले जो अपने जितने भी स्वर है जैसे ए आ, तो पहला जो जोड़ा है वो उठा के मैंने यहाँ लिख दिया ए आ, और फिर ये जो पहला इसमें आ रहा है तो क वर्ग लिख दिया, और इसके बाद अपने जो विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग को मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये अपना पहला उच्चारण स्थल कंठ हो गया। इस व्यंजन का नाम दिया हमने कंठ है और ये जो इनका है ए आ क वर्ग और विसर्ग। अब ये तो हो गया अपना पहला। अब यहाँ देखिए नंबर 2, अब नंबर 2 पे कौन से है देखिए यहाँ देखिए जो पहला हमने लिया कंठ, कंठ के बाद है अपना तालु, कौन सा आया था स्थान कौन सा आया था तालु। अब ये तालु, तालु के स्थान से उच्चारण होने वाले जितने भी अपने व्यंजन है स्वर है इनको हम कहते हैं तालव्य। क्या कहते हैं इनको तालव्य। तो इनका नामकरण हो गया तालव्य। अब ये तालव्य कौन कौन से है वही है, देखो जिस प्रकार हमने जोड़ा पहले जो कंठ में कंठ व्यंजन में हमने लिया जैसे स्वर में लिया ए आ, उसी प्रकार ये दूसरा जोड़ा है ई ई, इनको हम लिख देते हैं यहाँ पर ई ई, ये दो तो हो गए अपने यहाँ। अब इसके बाद जो अपना वर्ग आ रहा है कौन सा आ रहा है च वर्ग, और ये जो च वर्ग है ये च वर्ग हो जाएगा इसमें अपने तालव्य में च वर्ग। चलो ये तो हो गए अपने ई और च वर्ग। इसके साथ में आपको एक याद रखना है ये जो अपने साथ में उष्पी व्यंजन है उसमें व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन है जिसमें य र ल व, उसमें व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन यहाँ जैसे य र ल और व, श श स और है। तो अब अपने जो अपने वर्ण व्यंजन है, वर्ण जो व्यंजन है उसमें जो अपना दूसरा वर्ग चल रहा है उसका नाम तालव्य है, स्थान है तालु। इसके अंदर आपको एक तो ये पहला वाला जो अंतस्थ है वो यहाँ लिखना है और पहला वाला जो उष्मी है इसे भी हम यहाँ लिख देते हैं। और ये हो गए अपने दूसरा जो अपना स्थान था तालव्य। तालव्य हो गया, काफी इजी है याद रखना, आसान तरीके से हम याद रख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। जो ये दूसरा जो जोड़ा है उसे उठाकर हम यहाँ लिख लेंगे ई और ई। फिर इसके बाद में इसका नंबर आ रहा है चे का, तो चे वर्ग को उठा के यहाँ लिख दिया चे वर्ग। और अब देखिए जो अपना पहला जो अपना अंतस्थ व्यंजन है उसमें ये को यहाँ लिख दिया और उसमें व्यंजन पहला जो श आया उसे हमने यहाँ लिख दिया। इस प्रकार ये हो गया अपना दूसरा उस सारणी यहाँ पे बन चुकी है। अब देखिए तीसरी सारणी वो भी काफी इजी है, वो मैं अब यहाँ वापस में बना रहा हूँ। देखिए एक बार ये नंबर 3। अब देखिए जो मुखावयव बना रखे हैं इन मुखावयव में तीसरे नंबर पर आ रहा अपना मूर्धा, स्थान कौन सा आ रहा है मूर्धा, जिसे हम बोलते हैं सामान्य मसूड़ा बोलते हैं वो मूर्धा। मैं यहाँ मूर्धा में इसे यहाँ लिख रहा हूँ। कर्णस्थल कौन सा हो गया मूर्धा हो गया। और मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजन स्वर अर्थात वर्ण क्या कहलाते हैं मूर्धन्य, वो क्या कहलाएंगे मूर्धन्य।
अब ये जो मूर्धन्य स्थान नाम क्या हो गया? मूर्धन्य। और स्थल कौन सा है? मूर्धा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। अब आपको ये उ और उ को छोड़ देना है और सीधा हम लेते हैं री को। इसे लेते हैं री को, यानी मूर्धन्य में एक तो आ जाएगा आपका री। चलो इसके बाद में आएगा सीधा ट वर्ग। कौन सा आएगा? ट वर्ग। कौन सा आ जाएगा? ट वर्ग। री ट वर्ग ये अपने इसमें हो चुके हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? जो अपने ये बने हुए ये र और से, यानी इसके बाद ये वाला जो अपने सेकंड वाला जो अपना अंतस्थ है उनको यहाँ लिखूंगा मैं र, और जो सेकंड वाला जो अपना उसमें है इसे मैं लिख दूंगा यहाँ। अब इस प्रकार अपना ये हो चुके हैं इसमें अपने मूर्धन्य। तो ये अपना नंबर तीसरा स्थान हो चुका है। अब देखिए चौथा स्थान हमने लिया है दंत। स्थल कौन सा है? दंत। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हवा दंत से टकराती है वो हमारे उनको हम उच्चारण स्थल के आधार पर उनका नाम देंगे हम दंत्य। क्या कहेंगे? दंत्य। नाम क्या हो गया इसका? दंत्य हो चुका है। ये नंबर अपने चल रहा है 4। अब दंत्य व्यंजन में देखिए कौन कौन से हैं इसमें। हाँ, एक तो अपना जो संस्कृत का री था वो इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका एक वर्ग आ गया, ये त वर्ग। कौन सा है? त वर्ग। त वर्ग आएगा इसमें आपका। कौन सा आ जाएगा इसमें आपका? त वर्ग। एक तो पूरा पूरा आपका आ जाएगा इसमें ते वर्ग। ते वर्ग के बाद में आपको याद रखना है एक तो यह ल और है से, यानी कि अंतस्थ व्यंजन का तीसरा नंबर पर जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे एक तो ल को, और इसके बाद पुष्पी व्यंजन का जो तीसरा से है इसमें लिख देंगे यहाँ। तो इस प्रकार ये हो गया अपने चौथा स्थल पूरा हो चुका है। उनका नाम है दंत्य और स्थल कौन सा है? दंत। और त वर्ग पूरा ल और श, ये हो गए अपने चौथा। अब है अपना पांचवा। कौन सा है? पांचवा। अब ये जो पांचवा स्थल है उसमें देखिए अपना स्थान कौन सा आ रहा है? ओष्ठ। कौन सा आ रहा है इसमें? ओष्ठ। तो ये जो अपना स्थल कौन सा हो गया? स्थान कौन सा हो गया? ओष्ठ हो चुका है स्थान कौन सा हो गया है? अपना ओष्ठ। और जबकि इससे उच्चारित होने वाले उनको बोलते हैं ओष्ठ्य। क्या कहते हैं इनको? ओष्ठ्य। इनका नाम तो गया ओष्ठ्य। और स्थल कौन सा है? ओष्ठ। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। अब देखिए एक तो आपका इसमें जो आने वाले हैं, एक तो है ये जोड़ा है उ, और वो जो छूट गया था हमारा इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। एक तो उ फर्स्ट में आ जाएगा, एक तो उ, दूसरा उ, और इसके बाद अपना ये वर्ग बचा हुआ है प वर्ग। जो वर्ग बचा हुआ है प वर्ग, ये प वर्ग, ये इसमें आ गया ये प वर्ग। अब यह हो गया अपने इसमें देखो ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बचे केवल ये है और वह। अब वह और है तो ये अपना हो गए कौन से? इसके बाद छठा वाला जो भाग है वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, उसका नाम है स्थान है नासिक्य। नासिका। स्थल कौन सा है? नासिका। और नासिका के माध्यम से जो उच्चारण होने वाले जो व्यंजन है, जो स्वर है, जो वर्ण है, उनको बोलेंगे हम नासिकी व्यंजन। क्या बोलेंगे इनको? नासिकी व्यंजन। अब ये नासिकी व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इस स्थिति से याद रखना आपको, ये अपने जो वर्ग है, वर्ग का पांचवा जो वर्ण है वो किसमें जाएगा? अपने नासिकी में। अब इसके बाद में अब बच्चे कौन कौन से देखिए अपना ये हो चुके हैं। अब जो हो चुके हैं उनको मैं एक बार यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि अपने जगह पे हो जाए और पता भी चल जाए कि कौन कौन सा बचा हुआ है। तो ये चलो ये हो गया अपने, इनको मैंने यहाँ पे मिटा दिया है। ये अपने इसमें एक तो ये हो गया। अब देखेंगे नंबर 7वां। कौन सा देखते हैं? 7वां देखने से पहले कौन कौन से बच्चे में वो एक बार देख लेते हैं। देखो ए आ चुका है, ई आ चुका है, इसके बाद उ आ चुका है, री भी आ चुका है। अब जो नहीं आए हैं उनको देखना है। एक तो ये नहीं आया हुआ है, एक ये नहीं आया हुआ है, एक अपना ओ नहीं आया हुआ है, एक अपना औ नहीं आया। 4 तो बच गए अपने ये वाले। अब उसके बाद में एक अपना व नहीं आया है, ये वाला व नहीं आया है, और है नहीं आया। चलो एक तो ये अपने जो नहीं आए हुए यहाँ है। अब इनको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। कौन सा है? ये दोनों में यहाँ लिख रहा हूँ। एक तो ये वाला हो गया, एक हो गया ये वाला। चलो ये 2 हो गए और इनका नंबर दे रहा है मैं 7। अब देखिए, अब अगर इनको मैं जो है इनको मैं अगर अलग करता हूँ तो ए और ई क्या बनता है? संधि अगर विच्छेद करूं तो ए और ई बनता है।
अब यहाँ आप देखिए ए क्या है, एक इसमें आ रहा है अपने कंठ स्थल, स्थल कौन सा आ रहा है इसमें, ए तो आ रहा है कंठ, कौन सा आ रहा है कंठ, और दूसरा ई क्या है इसमें, दूसरा क्या है ई। अब ई किस स्थल से उच्चारित हो रहा है, ई, ये ई किस स्थल से उच्चारित हो रहा है, तालु से, यानी कि इस स्थल तालु और कंठ दोनों है, तो इसका नाम हो गया कंठ तालव्य। क्या हो गया इसका नाम, कंठ तालव्य। तो ये अपना कौन सा हो गया, ये चलो ये दोनों भी अपने यहाँ हो चुके हैं, ये दोनों अपने यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बचे क्या है, ओ। अब इसका देखिए, अब ये हो गया अपना नंबर 7, नंबर 7 यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ लिख रहा हूं मैं 8वां नंबर। अपने जो व्यंजन का वर्गीकरण का आधार पर जो 5वां उच्चारण स्थल के आधार पर चल रहा था, जो हमने 7 तो पहले अभी देखे थे, और जो जगह कम होने के कारण मैं 8वां वापस मिटा के यहाँ बना रहा हूँ, मैं यहाँ बनाया मैंने 8वां है। अब 8वां जो बचे में ओ और ओ, ये अब देखो, जैसे कि ये देखें ओ, अब ओ का हम अगर यहाँ पर संधि विच्छेद करें तो अ प्लस उ बनता है, अ प्लस उ बनता है ओ। अब ए क्या है, एक का उच्चारण स्थल कौन सा है, कंठ, तो ये हो गया कंठ, जबकि उ का उच्चारण स्थल कौन सा है, ओष्ठ, तो ये हो गया ओष्ठ। अब ये उच्चारण स्थल कौन सा है, कंठ और ओष्ठ दोनों इनके उच्चारण स्थल हो चुके हैं, और इसका नाम दिया हमने कंठोष्ठ, यानी कि ओ और औ कौन सा हो गया, ओ और औ का नाम हो गया अपना कंठोष्ठ है, जबकि उच्चारण स्थल कौन सा है, कंठ और ओष्ठ है। तो ये 8वां हो गया ओ और औ। अब इसके बाद जो अपना बचा हुआ था, एक तो बचा हुआ था अपना वह, इसके बाद बचा हुआ था है, और एक बचा हुआ था ये जो अनुस्वार था जो। अब यहाँ देखिए जो वह है, वे को जो अपना ओष्ठ और दंत के बीच वाला भाग है, दोनों के बोलने के कारण इनसे दंतोष्ठ कहा जाता है। वे किसमें आएगा, दंतोष्ठ है, और इस स्थल कौन सा हो गया, दंत और ओष्ठ, इसके आधार पर इसका नाम हो गया दंतोष्ठ है, और वह 9वां अपना क्रम हो गया दंतोष्ठ है। और इसके बाद अपना बचा हुआ है, जो है का उच्चारण स्थल है, जैसे ये अपने है काकल, और ये अपना है कंठ, कंठ और काकल के बीच में जो ये है अपना है स्वर यंत्र, क्या है इसमें, स्वर यंत्र। ये स्वर यंत्र के उच्चारण कारण वर्तमान में, पहले तो इसे संस्कृत के समय से कंठ का अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन कंठे ना रखकर वर्तमान में से अलग से नाम दिया गया है। इसका स्थल कौन सा हो गया, स्वर यंत्र, और इसका नाम दिया गया है अली जीवा। जिसे काकल है और काकल के बीच ये वाला जो भाग है, इसे जीव का छोटा वाला भाग कहते हैं, पीछे वाला भाग कहते हैं, इस वजह से अली जीवा नाम दिया गया है, नाम हो गया अली जीवा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, अधिकांश जो जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसके पूछने की अधिक संभावना है। स्वर यंत्र अली जीवा, और यह हो गया अपना है। अब बचा हुआ अपना है कौन सा है, ये अनुस्वार, क्या हो गया इसे, अनुस्वार। ये अनुस्वार है, इसका जो उच्चारण स्थल है वो है नासिका, और इसको हम कहते हैं नासिक्य। तो ये अपने हो गए उच्चारण स्थल के आधार पर। ये जो सारणी बनी हुई, इस सारणी से कई एग्जामों में से प्रश्न पूछे गए हैं। अभी हमने जो व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ा है, इनके अलावा भी अलग जो बिंदु है हिंदी के पढ़ रहे हैं, हिंदी का अन्य वर्ण। ये व्यंजनों का हमने पढ़ने के बाद भी कुछ ऐसे अपने वर्ण हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, उनको हमने अलग से पढ़ा है, अयोग वाह है। अब देखो जो पहला पढ़ रहे हैं, इसमें नाम है अयोग वाह। अयोग वाहों की संख्या होती है 2, जो एक तो है इसमें, जैसे ये वाला पहला लिया मैंने, ये वाला, इसका नाम है अनुस्वार, इसे बोलते हैं अभी हम क्या कहते हैं इसे, अनुस्वार। और दूसरा जो ये वाला है, इसे बोलते हैं विसर्ग। और ये जो है शिरोरेखा के ऊपर यहाँ लगा जो बिंदु लगाई जाती है, इस बिंदु के आधार पर इसे चिन्ह है, ये अनुस्वार कहलाता है। और जबकि जो अपना शिरोरेखा और ये खड़ी पई के पास में 2 बिंदु, एक बिंदु के नीचे दूसरे बिंदु लगाया जाता है, इसे विसर्ग कहलाता है। और ये अपने 2 हो चुके हैं, अयोग वाह, पहला दूसरा अह, यानी अनुस्वार और विसर्ग। इसके बाद अपना दूसरा जो नंबर है वो है संयुक्ताक्षर का। संयुक्ताक्षर में जब इनका उच्चारण होता है, वहां पर इसमें 2 तो होते हैं अपने व्यंजन, और एक होता है स्वर। इससे उच्चारित होने वाले जो अपने अक्षर है वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। अब इनकी संख्या अपने 4 है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से है, क्ष, दूसरा है त्र, ज और श। अब देखिए ये जो है क्ष, इसके अंदर कौन कौन से 2 व्यंजन है और एक स्वर है। अब कौन कौन से व्यंजन है, एक तो आपको याद रखना, एक तो ये क, और दूसरा श, और तीसरा है अपना जो स्वर है वो ए।
इसके साथ ही ये बना अपना अक्षय। और जबकि जो ज है इसका एक तो आपको याद रखना है ज या और प्लस है, तो ये इसे बनकर किसका निर्माण होता है, जे का निर्माण हो रहा है। और इसके बाद त्र, ये जो त्र संयुक्त अक्षर तीसरा अपना है त्र, ये त र और अ के योग से यह त्र का निर्माण होता है। इसके बाद चौथा है अपना श्र, श्रे का जो निर्माण होता है श र और अ, इसके योग से श्रे का निर्माण होता है। यानी पहला तो हमारा हो गया क्षय, दूसरा हो गया जय और तीसरा त्र और चौथा हो गया अपना श्र। इस प्रकार ये चार अपने कौन से हैं, संयुक्त अक्षर है और उनकी संख्या 4 है। 4 ये चारों यहाँ पे लिखे गए हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनको अच्छी तरह से आप देख लेना है। इसके बाद है अपना विकसित स्वर। विकसित स्वर में देखिए अपने जो एक अपना अभी हमने देखा था अनुस्वार देखा था। क्या देखा था, अनुस्वार। ये जो अनुस्वार है, ये जो अनुस्वार है इसका तद्भव रूप, इसका तद्भव रूप ही विकसित स्वर हो चुका है। ये जो संस्कृत में चलता था और वर्तमान में ये इसका विकसित रूप बन चुका है। इसका नाम है यहाँ है चंद्र बिंदु, इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु। और ये हिंदी में प्रयोग किया जाने वाला अन्य वर्ण है। इसके बाद है अपना स्वर में ताड़न जात। ताड़न जात दो उत्क्षिप्त व्यंजन ने कहा था, द्विगु वर्ण भी कहा जाता है। इनका जब उच्चारण किया जाता है तो फेंक किया जाता है और इसमें दो है अड़ और अड़, ये इनकी संख्या 2 है। अब इसके बाद है विदेशी स्वर जैसे अ। अब इसका उच्चारण आ, जब मुख का इसका जब उच्चारण किया जाता है तो ना तो मुख को पूर्ण रूप से आ की तरह खोला जाता है और ना ही पूर्ण से ओ की तरह। इनके आ और ओ के मध्य के रूप में इस प्रकार इसका उच्चारण होता है। और ये विदेशी है, जैसे कि अपने बहुत सारे शब्द जैसे लिखे जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, कॉलेज है, डॉक्टर है, कॉलेज है आदि शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये अपना विदेशी स्वर है। इसे आगत स्वर भी कहते हैं और इसके बारे में अच्छी तरह से हमने पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसके बाद है विदेशी व्यंजन। इसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। इनकी संख्या 5 है, क, ख, घ, ज और ह। इसके नीचे जो लगा हिंदी से उसे बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता लगा हुआ जो इसकी संख्या 5 है और ये कहलाते हैं विदेशी व्यंजन। तो धन्यवाद मित्रों, आज की कक्षा हमारी इतनी ही रही है। नमस्कार।